नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जब से ज्योति मल्होत्रा का मामला आया है तब से उनको लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। एनआईए से लेकर आईबी और हिसार पुलिस लगातार उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। कल जो है कोर्ट में मामला गया और रिमांड की तारीख जो है 3-4 दिन और बढ़ाई गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मामले पर अनुपम मिश्रा जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है और इसकी चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने एक वीडियो जारी करके बताया कि 1923 का वो कानून जो जासूसी को लेकर बनाया गया है वो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और उस कानून में बहुत सारी कह सकते हैं कि कमजोरी है जो जासूसी करने वाले और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों के लिए बहुत हल्की है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बुलाने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही सर, ज्योति मल्होत्रा का केस आपने देखा किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहला एक छोटा सा पक्ष आपसे लेना चाहेंगे सर, क्या इस पूरे मामले में सोचते हैं जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं सर अभी? देखिए, ये सब चीजें भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तो इस केस के कोर्ट अंडर प्रेजुडिस है तो इसके उस पर बोलने की बहुत आवश्यकता अभी नहीं है। बाकी और चीजें जो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह से आप पूछ सकते हैं वो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। जी सर, मैं उसी पे आता हूं सर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बनाया गया है सर, जो ब्रिटिश राज से ही चला आ रहा है और उसी के अंतर ये सारी चीजें जो जासूसी के अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं सारी धाराएं उसी से रिलेटेड हैं। जो ज्योति मल्होत्रा वाला केस है सर, इसमें 1923 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसके अंतर्गत आने वाली 3, 4 और 5 धाराएं लगाई गई हैं। इनके क्या कुछ प्रोविजन है, क्या प्रावधान है इन 3 और 4, 5 के? देखिए, दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का एक्ट है। यद्यपि ये पुराना एक्ट है, ब्रिटिश टाइम का एक्ट है, फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इन सब चीजों का केयर करती हैं। जैसे जब सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं उसमें पेनल्टी जासूसी के लिए, हालांकि पूरे एक्ट में पेनज कहीं मेंशन नहीं है, कहीं इसकी डिफिनेशन नहीं दी गई है, फिर भी तरीका यही है कि स्पेनेज के लिए ही ये क्या क्या प्राविधान होंगे इसके बारे में ये एक्ट बताता है। जो सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं आप, उसमें इसकी पेनल्टीज दी गई है कि मतलब कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। हाँ, कि कोई पर्सन अगर गिल्टी होता है किसी भी सेक्शन, इस सेक्शन में, तो अगर वो ब्रीच करता है सेफ्टी और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट या अप्रोच करता है, इंस्पेक्ट करता है, पास ओवर करता है प्रोहिबिटेड प्लेसेस पे, ज्यादातर केसेस इसी में आते हैं कि जो चीजें गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर रखी हैं उस एरिया पर पाए जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस इसी में ही होते हैं। या फिर किसी ऐसे चीजों का स्केच बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, नोट करते हैं प्रोहिबिटेड प्लेसेस में, जो अपने दुश्मन देश या दुश्मन के लिए लाभकारी हो सकता है, या ऐसे रिकॉर्ड पब्लिश करते हैं, कलेक्ट करते हैं या किसी और को कम्युनिकेट करते हैं सीक्रेट ऑफिशियल कोड पासवर्ड इंफॉर्मेशन जो दुश्मन को लाभकारी हो सकता है, ये स्पेनेज का जुर्म माना जाएगा। और इसके बाकी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सेक्शन 3(2) में लिखा हुआ है, आम क्रिमिनल प्रक्रिया में जब भी कोई दोषारोपण होता है तो उसका जो प्रूफ करने का बर्डन, प्रूफ करने का ओनस होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन सामने वाले का अपराध साबित करे, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 23 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दी गई है वो ये है 3(2) में कि रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है। इसमें प्रूफ करना है कि आप इनोसेंट नहीं है, ये एक्यूज का है। एक्यूज प्रूव करेगा कि नहीं, हमने ये गलती नहीं की है। इसमें प्रोसिक्यूशन का नहीं है, ये इसको अपीयर से जो मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है कि आप गिल्टी हैं, और इसको प्रूव करने के लिए सरकार को नहीं प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को नहीं प्रूव करना है, उस एक्यूज को प्रूव करना है
कि मैं जिसके ऊपर गिल्टी नहीं हूं। ये है सेक्शन 3(2). ज्यादातर मैटर इसके ऊपर क्या होते हैं, ज्योति मल्होत्रा के ऊपर सर, ज्योति मल्होत्रा के ऊपर बीएनएस की धारा 152 भी लगाई गई है इसके साथ साथ। तो बीएनएस की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, ये कंक्लूड करके लगाई गई हैं। तो बीएनएस की धारा 152 क्या कहता है सर? मैं आपको बताता हूँ। बीएनएस की धारा 152 कहता है, एक्ट एंडेंजरिंग दी सॉवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा कृत्य जो देश की संप्रभुता को, उसकी एकता को, उसकी इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने का कार्य करता है। और धारा 152 में सारी चीजें दी गई हैं कि कोई जानबूझकर बाय वर्ड और बाय लिखने के तरीके से, साइन से और किसी भी तरीके से ये करता है, ऐसा कृत्य करता है जिससे कि भारत, इंडिया वर्ड दिया हुआ है इस सेक्शन में, भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता पे खतरा आए, तो वो ऑफेंस माना जाएगा और वो सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता 23 के अंतर्गत आएगा। ये नॉन बेलेबल है। इसमें सजा का प्रावधान है? इसमें इम्प्रिजनमेंट लाइफ, आजीवन कारावास की सजा है, या 7 साल और फाइन की सजा है। ये नॉन कंपाउंडेबल भी है, जिससे कि किसी भी तरीके से इसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सक करके सजा कंपाउंड नहीं किया जा सकता। इसमें जमानत का भी प्रावधान है या नहीं सर? सी, इट्स नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मैंने बोला है। और इसका कॉग्निजेंस केवल सेशन कोर्ट कर सकती है। अच्छा जी, एक छोटा सा सवाल और है सर। अश्वनी उपाध्याय एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ सर। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 1923 का ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये बहुत कमजोर है एक ऐसे अपराध के लिए जो देश के विरोध में है। आपको लगता है सर कि उन्होंने एक और इसमें चीजें ऐड की, अपने परसेप्शन ऐड किया? आप क्या इस परसेप्शन से जो है इत्तेफाक रखते हो? उसमें परसेप्शन में बता दे रहा हूं आपको सर। उसमें उन्होंने कहा कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन टेस्ट करवाना चाहिए सर। ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन टेस्ट क्या होता है सर? थोड़ा इसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाए। देखिए, नार्को टेस्ट वो होता है जब किसी को आप इंजेक्शन दे करके उससे क्वेश्चनिंग करते हैं। ये सही है कि नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, और उसको मान्यता नहीं मिली है। मतलब अगर आप उसको एविडेंस के नार्को टेस्ट को एज अ डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि ये आपसे ऑब्टेन किया जाता है वॉलंटरी, इवन इन ए कॉन्शियस कंट्रोल मेंटल स्टेट में। रिस्पॉन्स जो ऑब्टेन वॉलंटरी, आपका खुद की इच्छा शक्ति से दिया हुआ बयान नहीं होता है, क्योंकि तब करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है। वो केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 2010 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि conducting such test without the consent of the subject is a violation of Article 23, protection against self-incrimination, and Article 21, protection of personal liberty। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे रखी है कि आप किसी भी दिस नार्को टेस्ट का जो करना है, कंडक्ट करना है, वो बिना कंसेंट के लेने का मतलब आप उस आदमी की सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं 20(3) का, और उसके प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। तो अगर इस प्रकार के टेस्ट करवाने हैं सर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोर्ट का ऑर्डर जरूरी होता है? यस, पहले कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद, और जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी कंसेंट भी जरूरी होती है। वो खुद से कंसेंट दे, सहमति भी जरूरी है। सहमति भी जरूरी है जी। लेकिन तो इसको न्यायिक प्रक्रिया में एक हथियार के तौर पे यूज करना, मतलब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन टेस्ट को एक न्यायिक प्रक्रिया में यूज करना एक एविडेंस के तौर पे, ये पूरी तरीके से वैध नहीं है। ये एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस कोर्ट में।
मैंने रीजन बताया ना, क्योंकि आप वॉलेंट्री वो दूसरे स्टेट में आप जा करके उसका कंसर्न उसमें रहता है, जो स्टेटमेंट देता है वो तो दूसरे स्टेट में रहता है इंजेक्शन के प्रभाव की वजह से। इसलिए कोर्ट ने कहा भी है, इस पर डायरेक्ट जजमेंट भी है, उसने कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो सर मैं एक पूरी चीजों को कंक्लूड करके एक छोटा सा चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, जिसके अंतर्गत ज्योति मल्होत्रा पर 3, 4 और 5 की धाराएं लगाई गई हैं, और इसके साथ बीएनएस की 152 की 2 धारा लगाई गई है। अगर दोनों को कंक्लूड किया जाए और मामला जो है पूरी तरीके से वाजिब निकले सबूतों के साथ, तो ज्योति मल्होत्रा को कितने साल की सजा मिल सकती है सर? और जुर्माने के तौर पर सेक्शन 152 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लाइफ की भी सजा है और 7 साल और फाइन की सजा है। जहां तक सेक्शन 3 का सवाल है इसका, इसमें भी 7 साल की सजा है और 14 साल की सजा है जी। मिनिमम इसकी सजा है 14 साल, 14 ईयर्स, नॉट लेस देन 14 ईयर्स। तो अगर ये जुर्म उन पर साबित हो जाता है, पेनल्टी ऑन स्पाइंग, तो उन पर 14 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। अगर वो उनका ये जो चीजें हो एयरफोर्स स्टेब्लिशमेंट मिलिट्री वगैरह के अगेंस्ट में उनको किया जाता है कि जासूसी कर रही थी, तो दिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 23 के तहत उनको 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और जो कि आपने बताया नए मैनुअल में, भारतीय न्याय संहिता में, उनको लाइफ तक इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, आप जिस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, क्या एक वाजिब कानून है जिसके तहत जो है इतने बड़े अपराध को लेकर ये जो धाराएं बनाई गई हैं वो वाजिब हैं अभी मौजूदा परिवेश में? देखिए ऐसा है तो ये बहुत पुराना कानून 1923 का, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऐसा ही होता है। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जब कोर्ट डिसाइड करती है कि एक नए लॉ की जरूरत है, ये इतना चीजों को कर पाने में सक्षम नहीं है, ये पूरा क्षेत्राधिकार गवर्नमेंट का है। अगर सरकार को लगता है या लगेगा, जैसे कि आपको मालूम है इधर विदित कई सालों में कई सारे पुराने एक्ट्स को डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनका कोई पर्पस नहीं था। पुराने लॉ को अमेंड कर दिया गया, संशोधन भी हुआ सर, संशोधन भी हो गए। तो अगर सरकार को ये लगता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है वो सफिशिएंट नहीं है इन सब चीजों को डील करने में, तो सरकार कमेटी बनाएगी, वो डिसाइड करेगी, लॉ कमीशन प्रपोज करेगा। इट्स एब्सोल्युटली। तो अभी इसके बारे में सर, मतलब ज्योति मल्होत्रा वाले केस में एक हम लोग आखिरी दौर में चल रहे हैं, एक ज्योति मल्होत्रा वाले केस में सर जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, अभी तो मान लीजिए गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है, कोर्ट में मामला चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो तमाम चीजें इस दौरान जो है ज्योति मल्होत्रा अपने आप को जो है निर्दोष साबित करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे भी अपनाएगी। अब इसके बारे में तो तहकीकात करने पे पता चले, लेकिन ये जो पूरा केस है सर एक बहुत लंबी प्रोसेस में हो जाएगा, वो भी उस धाराओं में जहां पर मामला इतना संगीन नजर आ रहा है। इसको पहलगाम से जोड़कर भी देखा जा रहा है, हालांकि इसकी जो तहकीकात है पुलिस अभी कर रही है, लेकिन इसको आरोप है कि पहलगाम से भी कनेक्शन हो सकता है सर। तो इतने बड़े ऑफेंस में सर इतने लेंदी प्रोसेस से होकर गुजरना, थोड़ा सा लोगों को जो है ये पछता नहीं है कभी कभी? देखिए ये तो जुडिशियल प्रोसेस है, हर आदमी को तो अपनी बात कहने का, अपना केस लड़ने का, तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। अब चीजें केवल इसी वजह से नहीं बढ़ जाती, चीजें डिले इसलिए होता है कि केसेस कोर्ट में जजेस कम हैं, केसेस ज्यादा हैं, लेकिन हाँ उसका भी समाधान है। कभी कभी कोर्टें, कभी सरकारें एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के किसी केस को जल्दी फास्ट ट्रैक कर देती हैं। और आपने निकट भविष्य में देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जजमेंट जल्दी जल्दी आने लगे हैं, ट्रायल जल्दी खत्म होकर के कन्विक्शन हो गया है। चाहे आजकल खासकर जो महिला अपराधों के मामले में जो केसेस हैं उसमें कितने स्पीडी ट्रायल हुए। तो ये सब भी ऑप्शन है सरकार के पास, जुडिशरी के पास। तो ऐसा नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं कि हर चीजों को हर स्टेज पे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये तो हर आदमी का फंडामेंटल राइट है और एक जुडिशियल प्रोसेस है विच हैज टू बी फॉलो। आपको तो मालूम है किसी भी सरकार में कभी भी कोई आतंकवादियों तक को पूरा मौका दिया गया हमारे देश में कि अपनी पूरी बात कह सकें, अपना प्रूव कर सकें। यही हमारे जो संविधान है, हमारे जो कानून है, किसी भी सभ्य राष्ट्र की ये परिपाटी है और ऐसा ही होना चाहिए। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आपने एक विशेष राय और विशेष जानकारी जो है हमारे दर्शकों को साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस तरीके की जानकारी जो है हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। ये हमारे साथ थे अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ बहुत सारे विषयों पर जो है ज्योति मल्होत्रा के केस में क्या क्या हो सकता है, कितने कितने सजा का प्रावधान हो सकता है, जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, क्या क्या केस है और केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस लागू किए गए हैं, वो सारी चीजों को बताया इन्होंने। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।